आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है इसमें कंप्यूटर में आईसीटी में ब्लूम की टैक्सोनॉमी में वह तरीका शामिल है जिससे हम भावनात्मक रूप से चीज़ों से निपटते हैं, जैसे कि भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह और प्रेरणा है। इसका है आंसर ए में आएगा भावात्मक उद्देश्य। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष के स्तर में वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा है, जिसमें भावनाएं, मूल्यों, प्रशंसा, उत्साह तथा प्रेरणा आदि शामिल है। इसमें आएगा शामिल है। फिर इसमें आएगा 32 में ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में ... शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में आएगा, ए में समीपस्थ पहलू। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। इसका निर्माण कार्य वैज्ञानिक ब्लूम द्वारा हुआ था, इसलिए यह ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से प्रचलित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण में 3 उद्देश्य समाहित हैं। जो हैं, फर्स्ट है संज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर है संज्ञानात्मक डोमेन ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास करता है। इसकी प्रथम 6 श्रेणियाँ ज्ञान, समझ, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है। फिर सेकंड में आएगा भावात्मक पक्ष में आएगा, इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। इसके भी 6 स्तर हैं: अभिग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन आंकना, मूल्यों का संधारण, मूल्य पद्धति का संगठन तथा चैत्रीकरण। फिर थर्ड में आएगा मनोक्रियात्मक पक्ष में आएगा, इसमें वे उद्देश्य शामिल है जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक कौशलों से है। इसको 6 वर्गों में बांटा गया है। उत्तेजना, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण तथा आदत निर्माण। फिर इसमें आएगा 33 में आएगा संशोधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए, राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचारों या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी में आएगा मूल्यांकन करना। फिर इसमें आएगा व्याख्या ब्लूम की टैक्सोनॉमी 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है जिसका उपयोग शैक्षिक सीखने के उद्देश्यों की जटिलता और विशेषता के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। 3 सूचनाएं में आएगा संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोक्रियात्मक डोमेन में सीखने के उद्देश्यों को शामिल करती है। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तरों के एक स्तर मूल्यांकन में मानदंडों के लिए सेट के आधार पर जानकारी, विचारों की वैधता या कार्य की गुणवत्ता के बारे में निर्णय, राय प्रस्तुत करना और बचाव करना शामिल है तथा इसकी विशेषताओं में शामिल है आंतरिक साक्ष्य के संदर्भ में निर्णय तथा बाहरी मानदंडों के संदर्भ में निर्णय। फिर इसमें आएगा 34 में आएगा, यह
साइकोमोटर डोमेन को व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों द्वारा अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल में महारत हासिल करने की विशेषता है। सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया। गलत विकल्प चुने, ऑप्शन बी में आएगा ध्यान। फिर आएगा कि मनोक्रियात्मक डोमेन व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों की विशेषता है, जिनमें अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल तक महारत हासिल है। सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें निर्देशित प्रतिक्रिया, जटिल स्पष्ट प्रतिक्रिया तथा अनुभूति बोध आदि शामिल है। ब्लूम ने व्यवहार में परिवर्तन को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया? ऑप्शन सी में आएगा 3। बेंजामिन एम ब्लूम ने व्यवहार परिवर्तन को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोक्रियात्मक क्षेत्र। इसमें आएगा ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रम से 6 भागों में विभाजित किया। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसी तरह से ब्लूम ने भावात्मक क्षेत्र के भी 5 भाग बताए। आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, स्वाभाविकरण। इसमें आएगा व्याख्या में। इसके बाद ब्लूम ने मनोगत्यात्मक क्षेत्र को भी 6 भागों में बांटा। प्रेरणा, जोड़ तोड़, अधिकार, तालमेल, सहजीकरण, आदत गठन। यह सभी क्षेत्र व्यवहार परिवर्तन के साथ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भी उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन से 36 में आएगा 5ES मॉडल का विकास किसने किया? ऑप्शन ए में आएगा रोजर बेबी। व्याख्या में आएगा रोजर बेबी के 5 E चरण शामिल हैं। इसमें आएगा संलग्न करना, अन्वेषण, व्याख्या करना, फिर विस्तृत करना, मूल्यांकन करना। यह निर्देश का एक सावधानीपूर्वक नियोजित अनुक्रम प्रदान करता है जो छात्रों को सीखने के केंद्र में रखा गया है। यह सभी छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं की खोज करने, समझने और उन समझ को घटना या इंजीनियरिंग समस्याओं से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह मॉडल सक्रिय शिक्षण अधिगम शिक्षण को बढ़ावा देता है। छात्र सुनने और पढ़ने से ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं। वे सवाल पूछना, निरीक्षण करना, मॉडल बनाना, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना, सबूतों से बहस करना या तर्क करना और अपनी समझ के बारे में बात करना सीखते हैं। छात्र अपने साथियों के साथ मिलकर स्पष्टीकरण तैयार करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और योजना बनाते हैं और जांच करते हैं। 37 में आएगा डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे? ऑप्शन बी में आएगा उच्च प्रकार का चिंतन। इसमें आएगा व्याख्या में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम उच्च प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देना चाहते थे। डॉक्टर ब्लूम एवं उनकी सहयोगियों ने वर्ष 1956 में शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में किया। फिर इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में वर्गीकृत किया। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इस आधार पर देखा जाए तो ब्लूम महोदय बच्चों को ज्ञान के निम्न स्तर के चिंतन से लेकर मूल्यांकन के उच्च स्तर के
चिंतन तक के बढ़ावा चिंतन तक के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर BS ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन डी में आएगा प्रतिक्रियात्मक। फिर आएगा BS ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये तीन भाग निम्न है: ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा ब्लूम के अनुक्रम में कौशल डॉट से जुड़ा है। ऑप्शन 29 का इसका आएगा 39 का डी उपर्युक्त सभी। यह संज्ञानात्मक डोमेन, प्रेरणा डोमेन, प्रभावी डोमेन। इस व्याख्या में आएगा ब्लूम के अनुक्रम में कौशल, संज्ञानात्मक डोमेन, प्रभावी डोमेन तथा मनोप्रेरणा डोमेन तीनों अर्थात उपयुक्त सभी से जुड़ा है। इसमें आएगा 40 में प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन बी में आएगा BS ब्लूम द्वारा। इसमें आएगा व्याख्या में प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम सहयोगी ने सन 1956 में किया। उन लोगों के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन व विकास संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्रों में हो सकता है। मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य को तार्किक व मनोवैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर इसमें आएगा 41 में आएगा कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक नियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के इस स्तर को प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन डी में आएगा संश्लेषण स्तर। व्याख्या में शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया था। फर्स्ट में आएगा ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया गया: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन है। संश्लेषण विभिन्न तत्वों तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। स्पष्ट है कि संश्लेषण में छात्र विभिन्न भागों, अंशों तथा तत्वों के साथ कार्य करके उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि कोई ऐसी रचना तैयार हो सके जो पहले उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं थी या उनकी जानकारी में नहीं थी। उपर्युक्त उदाहरण में विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के विश्लेषण स्तर को प्राप्त कर लिया है। इसमें आएगा 42 में प्रभावी शिक्षण के मानक हैं। व्याख्या सहित में आएगा मानक है। इसमें आएगा व्याख्या सहित प्रभावी शिक्षण के मानक निम्न है। इसमें आएगा फर्स्ट व्यक्तिगत उत्पादक गतिविधि, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां एवं सहयोगात्मक वार्तालाप, स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी प्रभावी शिक्षण के मानक नहीं हो सकते, इसलिए विकल्प डी सही है। फिर 43 में आएगा मनोग्रेड शिक्षण की
के अलावा सभा दी गई है विशेषताएं सही हैं। ऑप्शन ए में आएगा, ए में कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक, कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा मनोग्रेड शिक्षण से तात्पर्य ऐसी कक्षा के शिक्षण से है जिसमें एकल ग्रेड स्तर के छात्र होते हैं, जिसमें एकल ग्रेड स्तर के छात्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर मिश्रित क्षमताएं होती हैं। मनोग्रेड शिक्षण की विशेषताएं निम्न है: सहयोग और अन्योन्य क्रियाओं से परिपूर्ण शिक्षा का होना, प्रत्येक ग्रेड के लिए एक कक्षा का होना, अनुभव साझा करना सीमित होना, जबकि कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक मोनोग्रेड शिक्षण की विशेषता नहीं है। इसमें आएगा 44 में द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी में आएगा, बी में मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके। इसमें आएगा व्याख्या में मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत के द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। साथ ही बच्चों में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक कार्यों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर 45 बच्चे में मानसिक जुड़ाव, समाजीकरण बढ़िया और संपूर्ण मोटर कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थान है? ऑप्शन डी में आएगा खेल के मैदान। व्याख्या में बच्चों में मानसिक जुड़ाव, समाजीकरण बढ़िया और संपूर्ण मोटर कौशल विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान खेल का मैदान है। खेल के मैदान में बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास बेहतर होता है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा 46 में निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? ऑप्शन बी में आएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। फिर इसमें आएगा व्याख्या में पूर्व पारंपरिक स्तर कोहल वर्ग द्वारा दी गई नैतिक विकास की अवस्थाओं का एक चरण है जिसमें निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है जिसमें निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है। इस स्तर पर बालक में नैतिकता का अभाव होता है। वह किसी विषय के वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय स्वयं न लेकर दूसरों के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर करता है। इस अवस्था में बालक किसी विषय वस्तु को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर मानता है। फिर इसमें आएगा 47 में आएगा सूचना प्रसंस्करण, उपागम, संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी में आएगा, सी में फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इसमें यह धारणा अधिनियम स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। फिर है सेकंड में आएगा यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है। ऑप्शन सी सही था इसका है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है। यह धारणा अधिगम स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है तथा मनुष्यों में संज्ञानात्मक
प्रक्रियाओं पर संवेग का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से भी संबंधित है। संवेग विशेष रूप से ध्यान की रचनात्मकता को संशोधित करने के साथ साथ कार्य और व्यवहार को प्रेरित करने पर बल प्रभाव पड़ता है। अतः कथन फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं। फिर 48 में आएगा, जब एक निर्योग्य बच्चे पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इसमें आएगा व्याख्या सहित है। बी में इसका है आंसर। फिर इसकी व्याख्या में है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। बच्चे के समग्र विकास की जिम्मेदारी विद्यालय और अभिभावकों द्वारा एक समान रूप से साझा की जाती है। अतः अभिभावकों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे विद्यालय की गतिविधियों के आयोजन और प्रबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। फिर 49 में आएगा, निम्नलिखित में किसमें सूचनात्मक पद्धति मुख्य घटक है? ऑप्शन बी में आएगा बेसिक टीचिंग मॉडल में। व्याख्या में आएगा, बेसिक टीचिंग मॉडल में सूचनात्मक पद्धति मुख्य घटक है। रॉबर्ट ग्लेसर ने वर्ष 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। इस प्रतिमान के अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। फिर इसमें आएगा 50 में कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन बी में आएगा स्टूलूरो और डेविस 1965 कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल स्टूलूरो और डेविस द्वारा वर्ष 1965 में बनाया गया था। इस प्रतिमान या मॉडल में शिक्षक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है। इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को 2 सोपानों में विभाजित किया। फर्स्ट व्यक्तिगत शिक्षण का पूर्व सोपान, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण का सोपान। फिर 51 में आएगा, निम्नलिखित में कौन सा मल्टी सेंसरी शिक्षण में शामिल है? इसमें आएगा व्याख्या सहित है। शामिल है ऑप्शन सी में आएगा मल्टी सेंसरी शिक्षण के अंतर्गत अधिगम की शैलियों की एक श्रृंखला को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना तो शामिल किया गया है। मल्टी सेंसरी शिक्षण बहुसंवेदी शिक्षण डिसलेक्सिक छात्रों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो नैदानिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है। डिसलेक्सिया वाले छात्रों के लिए प्रभावी निर्देश स्पष्ट प्रत्यक्ष संचय गहन और भाषा की संरचना पर केंद्रित है। मल्टी सेंसरी लर्निंग में दृश्य श्रवण और स्पर्शात्मक शिक्षण तकनीक उपयोग किया जाता है। फिर इसमें 52 में आएगा, एक बहुकक्षा शिक्षक के रूप में बहुकक्षा में एक समय में अधिकतम इसमें आएगा 3 समूह का प्रबंधन किया जा सकता है। इसमें 3 है। एक बहुकक्षा शिक्षक के रूप में बहुकक्षा में एक समय में अधिकतम समूह का प्रबंधन किया जा सकता है। 3 है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा, बहुकक्षा शिक्षण से
बहु कक्षा शिक्षण से आज से एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। इसमें शिक्षक कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करते हैं। अतः एक बहु कक्षा में शिक्षक के रूप में बहु कक्षा में एक समय में अधिकतम 3 समूहों का प्रबंधन किया जा सकता है। एक बहु कक्षा में शिक्षक के रूप में एक समय में अधिकतम 3 समूहों का प्रबंधन किया जाता है। 3 समूहों का प्रबंधन किया जा सकता है अर्थात एक शिक्षक इसमें केवल 3 समूहों के बच्चों को ही एक साथ कक्षा में पढ़ा सकता है। केवल 3 समूहों के बच्चों का ही एक साथ कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। फिर 53 में आएगा, निम्नलिखित में से किसने बच्चों को स्वयं की खोज करते हुए देखा है। ऑप्शन है सी में आएगा केवल सेकंड, ये प्याजे। फिर व्याख्या में आएगा, जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वे नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय अन्वेषण करता होते हैं। इसलिए शिक्षक को ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय रूप से खोज करके अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। पियाजे शिक्षक को मात्र सुविधा प्रदाता मानते हैं। फिर 54 में आएगा, खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित करती है। व्याख्या सहित आएगा, इसका व्याख्या सहित है डी में आएगा। इसका डी आंसर है संज्ञानात्मक भावनात्मक तथा शारीरिक विकास। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में खेलते हुए सीखने की विधि से छात्रों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास होता है। यद्यपि खेल विधि का जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। फ्रोबेल को माना जाता है। पर आधुनिक युग में हेनरी कोल्डवेल कुक संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस विधि का प्रबल समर्थन किया। कोल्डवेल ने बताया कि बालक कार्य को पूर्ण हद से तभी करता है जब वह खेलते हुए सीखता है। अतः उसके प्रत्येक कार्य के लिए खेल विधि को अपनाना अनिवार्य है। खेल द्वारा किए गए कार्य से बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। फिर 55 का आएगा, कौन से मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी में आएगा, इसमें शैक्षिक क्षमता इसमें आएगा। व्याख्या में आएगा, शैक्षिक क्षमता मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक क्षमता व्यक्ति की स्वयं की बौद्धिक क्षमता तथा योग्यता को भी प्रदर्शित करता है और समुदाय, परिवार एवं समाज के ग्रहणशीलता को भी साथ साथ प्रदर्शित करता है। फिर 56 में आएगा, इनमें से कौन सा मस्तिष्क मानचित्रण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी में आएगा, प्रेरणा। व्याख्या में आएगा, प्रेरणा मस्तिष्क मानचित्रण का उद्देश्य नहीं है, जबकि शिक्षा प्राप्ति, मूल्यांकन आदि मस्तिष्क मानचित्रण के प्रमुख उद्देश्य हैं। मस्तिष्क मानचित्रण की किसी प्रकरण को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। किसी भी विषय के विभिन्न विषय वस्तु पर अब उनकी प्रकृति एवं व्याख्या के आधार पर प्रमुख विचारों, तथ्यों, बिंदुओं आदि को चिह्नित किया जाता है एवं उससे जुड़े समस्त सहायक विचारों, तथ्यों, बिंदुओं आदि को रेखा चित्र के माध्यम से कम शब्दों,
चित्रों या प्रतीकों द्वारों से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आएगा 57 में आएगा अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक और विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता करता है। ऑप्शन बी में आएगा। इसमें मेटाकोग्निटिव ज्ञान, इसमें आएगा मेटाकोग्निटिव संज्ञानात्मक ज्ञान किसी व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक और विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता है। अर्थात मेटा संज्ञानात्मक दक्षता में स्वमीमांसा तथा स्वमूल्यांकन दोनों शामिल होता है। फिर शामिल होता है इसमें 58 का मेगा कोग्निटिव जागरूकता के विकास में क्या शामिल है। इसके हैगा ऑप्शन सी में आएगा केवल सेकंड स्वयं को जानने वाले के रूप में जानना। फिर सी में आएगा, इसकी व्याख्या में आएगा मेटा संज्ञानात्मक दक्षताओं में व्यक्ति को स्वयं को जानने वाले के रूप में जाना जाता है। मेटाकोग्निटिव रणनीतियाँ छात्रों को उनके सीखने के तरीकों को समझने में मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को संदर्भित करती है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ छात्रों के लिए उनकी सोच के बारे में सोचने के लिए तैयार की गई प्रक्रियाएं हैं। 59 में आएगा। 59 में मेटाकोग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है। ऑप्शन सी में आएगा केवल सेकंड है। इसमें आएगा स्वयं सुधार। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा मेटाकोग्निटिव रणनीतियों में स्वमीमांसा तथा स्व मूल्यांकन या स्व सुधार शामिल है। मेटाकोग्निटिव रणनीति मूल्यांकन के रिफ्लेक्टिव कल्चर के अंतर्गत आती है। मेटाकोग्निटिव रणनीतियों के प्रकार हैं छात्रों को उनकी गणितीय समस्या समाधान की योजना बनाने, निगरानी करने और संशोधित करने में मदद करने वाले। मेटाकोग्निटिव रणनीतियों में स्व निर्देशन और आत्म निगरानी शामिल है। छात्रों के लिए न केवल इन रणनीतियों को लागू करना अपेक्षाकृत आसान है, बल्कि वे छात्रों को बेहतर स्वतंत्र समस्या समाधानकर्ता बनने में भी मदद करते हैं। इसमें आएगा मेटाकोग्निटिव रणनीति में आएगा आत्म अनुदेश में आएगा किसी कार्य या गतिविधि के माध्यम से स्वयं से बात करना, जिसे आत्मचर्चा भी कहा जाता है। स्वयं निगरानी किसी के प्रदर्शन की जांच करना अक्सर एक चेकलिस्ट शामिल होती है। फिर 60 में आएगा निम्नलिखित में से क्या E5E के लर्निंग मॉडल का चरण नहीं है। इसका आएगा व्याख्या सहित आएगा। इसमें है डी में आएगा परीक्षा चरण। फिर इसमें आएगा व्याख्या में 5E मॉडल के निम्नलिखित 5 चरण हैं। व्यस्त रखना, अनुबंधता, फिर अन्वेषण, वरण, विस्तारण, मूल्यांकन, फिर अतः परीक्षा चरण 5E मॉडल का चरण नहीं है। फिर 61 का आएगा। 61 में छोटे बच्चे सरल या कठिन दोनों कार्यों को एक साथ उत्साह के साथ करते हैं। वे ऐसा अन्य अभिनय करते हैं जैसे वे सब कुछ याद कर सकते हैं। समकालीन दृष्टि से उनमें डॉट का अभाव है। ऑप्शन बी में आएगा केवल सेकंड। इसमें आएगा मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता। फिर व्याख्या में आएगा छोटे बच्चे सरल या कठिन दोनों कार्यों को एक उत्साह के साथ करते हैं। वे ऐसा
वे ऐसा कार्य करते हैं मानो वे सब कुछ याद कर सकते हैं। इस समकालीन दृष्टि में उनके वचनों में मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता की भी कमी है। मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता को इसे हमारी सोच के बारे में सोच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। थैंक यू।